अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमजावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे फिलोसफी ऑफ लॉ का क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन नेचुरल लॉ थ्योरी, इट्स इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। नेचुरल लॉ थ्योरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल्स ऑफ थॉट इन लीगल फिलोसफी। नेचुरल लॉ थ्योरी एक बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट है legal philosophy में। It is based on the belief that there are certain moral principles inherent in human nature and the universe which serve as foundation of all human made laws। तो बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान के अंदर ही कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि एज अ फाउंडेशन सर्व करते हैं जितने भी इंसान कानून बनाता है। नेचुरल लॉ इज सीन एज यूनिवर्सल, एटर्नल एंड अनचेंजेबल, गाइडिंग ह्यूमन बीइंग्स इन मेकिंग जस्ट लॉज एंड एथिकल डिसीजन। नेचुरल लॉ यूनिवर्सल है, अनचेंजेबल है और इटर्नल है। इटर्नल मतलब कि खुदा की तरफ से हमें अता किया गया है, उसके बाद ये अनचेंजेबल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। गाइडिंग ह्यूमन बींग्स इन मेकिंग जस्ट लॉज एंड एथिकल डिसीजंस, और ये ह्यूमन बींग्स को गाइड करता है ताकि वो ठीक कानून बना सकें और एथिकल डिसीजंस दे सकें। आगे हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। नेचुरल लॉ रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ लॉ दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर, रीजन और रिलीजियस प्रिंसिपल rather than from the rules of political authority. It is based on what is believed to be right and just according to human reason or moral values. Unlike man-made or positive law, natural law exists independently and applies to all human beings. सो बेसिकली नेचुरल लॉ का मीनिंग ये है कि ये एक सिस्टम ऑफ लॉ है जो कि कुदरत की तरफ से दिया गया है, कुदरत से ड्राइव किया जाता है, नेचर से ड्राइव किया जाता है और रीज़न से या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस प्रिंसिपल से ड्राइव किया जाता है, रैदर देन कि ये किसी सॉवरेन अथॉरिटी का या पॉलिटिकल अथॉरिटी का लागू किया गया कानून हो। ये इस चीज़ पर बेस करता है कि क्या चीज़ ठीक है, ना कि इस पर कि क्या किसी ने आपके ऊपर इम्पोज किया है। ये इस चीज़ पर बेस करता है कि क्या चीज़ ठीक है अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन रीजंस। और बरक्स मैन मेड या पॉजिटिव लॉ के नेचुरल लॉ इंडिपेंडेंट है और हर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है। अब आगे देख लेते हैं हम नेचुरल लॉ की डेफिनेशंस। एस.टी. थॉमस एक्विनस, लॉ इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ इटर्नल लॉ in the rational creature. According to Aquinas, natural law is part of God's eternal law and can be understood through reason. Aquinas के मुताबिक नेचुरल लॉ खुदा की तरफ से दिए जाने वाला कानून है और ये रीजन के जरिए, वजह के जरिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल लॉ इज द विल ऑफ गॉड डिस्कवरेबल बाय द लाइट ऑफ रीजन। बेसिकली वही डेफिनेशन है। नेचुरल लॉ एक खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी को हम नेचुरल लॉ कह सकते हैं जो कि हम रीजन की बेस पे डिस्कवर कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है लीगल फिलोसफी में। फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। नेचुरल लॉ प्रमोट्स द आइडिया ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। नेचुरल लॉ जस्टिस का आइडिया हमें प्रोवाइड करता है जो कि किस पे बेस्ड होता है, हमारे मॉरल्स पे और हमारी एथिकल वैल्यूज पे, जो कि सालों साल से जनरेशन टू जनरेशन इंसानों में चली आ रही हैं और डिवेलप होती आ रही हैं। आगे हम देख लेते हैं नंबर 2, human rights. It played a major role in development of universal human rights and international law. So natural law ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है in the development of human rights, universal human rights and international law. Number 3, checks on positive law. It provides a standard to judge whether a human made law is just or unjust. अगर ह्यूमन मेड लॉ को हमने देखना हो कि ये ठीक है या गलत है, तो उसे हम किस तरीके से जज कर सकते हैं, उसे हम नेचुरल लॉ से कंपेयर करके जज कर सकते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सिंस नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन रीजन एंड मोरालिटी, इट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, टाइम और प्लेस। नेचुरल लॉ इंडिपेंडेंट है और ये मोरालिटी पे बेस करता है, तो ये हर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है रिगार्डलेस कि उनका कल्चर क्या है, वो किस जगह पे रहते हैं। नंबर 5, influence on modern legal systems. The concept of natural rights inspired many modern constitutions and declarations such as the US Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Natural law क्योंकि इंडिपेंडेंट है और हर ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है, तो इसने बहुत से मॉडर्न लॉज को भी इफ़ेक्ट किया है, उन पे बहुत इम्पैक्ट डाला है और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस और डिक्लेरेशंस पर भी इम्पैक्ट डाला है और उनको इंस्पायर किया है, जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आगे हम देख लेते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म आया है, क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। तो पहला क्रिटिसिज्म जो नेचुरल लॉ थ्योरी पे हमें देखने को मिलता है वो है सब्जेक्टिविटी। व्हाट इज कंसिडर्ड नेचुरल और मॉरल
कैन डिफर अमंग इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स मेकिंग इट सब्जेक्टिव। क्या चीज़ नेचुरल है, क्या चीज़ मॉरल है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए या डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी नेचर सब्जेक्टिव हो जाती है। और इस बुनियाद पे नेचुरल लॉ डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए सेम नहीं हो सकता। नंबर 2, लैक ऑफ क्लैरिटी। Natural law lacks a precise and consistent method of determining what is morally right or wrong। तो दूसरा क्रिटिसिज्म है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब नेचुरल लॉ लैक करता है इस चीज़ को कि कैसे हम पता लगाएंगे कि मोरली कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। अगर एक कल्चर में कोई चीज़ मोरली और एथिकली राइट है, हो सकता है वो किसी और कल्चर में रॉन्ग हो। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविस्ट argue that law should be seen as a creation of human authority, not morality। Natural law theory कहती है कि law morality पे बेस्ड होना चाहिए, आपके वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए, जबकि लीगल पॉजिटिविज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो लॉज हैं वो ह्यूमन मेड होने चाहिए, ह्यूमन सोवरेन अथॉरिटी ने बनाए हो, ना कि वो मोरालिटी पे बेस्ड हो। नंबर 4, नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल। इन अ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी relying on abstract moral values may not always provide practical legal solution। So society evolve होती है, evolution continues, evolution नहीं रुकता। एक complex modern society में कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ का सोल्यूशन देना बेस्ड ऑन moral values and principles, और जिसकी वजह से natural law practical नहीं रहता, हमें दूसरे तरीके तलाश करने पड़ते हैं। नंबर 5, religious bias। Some variations of natural law, like equinescence, are heavily based on religious beliefs which may not be universally accepted। तो एक रिलीजन में जो चीज़ उस रिलीजन के हिसाब से राइट है, हो सकता है वो दूसरे रिलीजन में रॉन्ग हो, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, कि इशू अराइज हो जाता है कि किस चीज़ को राइट समझा जाए, किस चीज़ को रॉन्ग समझा जाए, जिसकी वजह से जो यूनिवर्सली हर किसी पे लागू होने वाला कॉन्सेप्ट था नेचुरल लॉ का, वो ख़त्म हो जाता है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। नेचुरल लॉ थ्योरी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग लीगल एंड मॉरल thinking throughout history। It emphasizes on justice, morality, and universal human rights, continues to influence modern legal system। However, it also faces criticism for its subjectivity and lack of clear structure। Despite these challenges, natural law remains a powerful ideal that encourages lawmakers and societies to strive for justice and fairness beyond the written law। So natural law theory ने एक बहुत ही अहम किरदार प्ले किया है हमेशा से इन शेपिंग द लीगल एंड मोरल थिंकिंग थ्रू आउट द हिस्ट्री, और इसी की बेस पे बहुत ज़्यादा लॉज भी बने हैं, लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं नेचुरल लॉ की वजह से। ये जोर देता है जस्टिस पे, मोरालिटी पे, और ज़्यादातर यूनिवर्सल राइट्स जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं वो इसी की वजह से देखने को मिलते हैं, और ये अब तक मॉडर्न लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेचुरल लॉ थ्योरी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे कि इसकी सब्जेक्टिविटी और लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर, लेकिन इसके बावजूद, इन सब चैलेंजेस के बावजूद, नेचुरल लॉ अब तक एक ताकतवर कॉन्सेप्ट जो कि लॉ मेकर्स और सोसाइटीज़ को इनकरेज करता है कि वो जो रिटन लॉज हैं उनसे हट कर भी जस्टिस दे सकें और लॉज बना सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल लॉ थ्योरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म। आई होप सो नेचुरल लॉ थ्योरी के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो का मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपने LLB पार्ट 1 का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और नोट्स और बाकी रेलिवेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।